नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो के अंतर्गत हम जो मृदा है उस मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा जैसा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो सिलेबस में अपना पहला चैप्टर है सस्य विज्ञान, मृदा और सीड, उसमें से आज का हमारा टॉपिक जो है वो मृदा से रिलेटेड है। तो मृदा कहते किसको हैं और मृदा हमारे लिए किस प्रकार से सस्य विज्ञान में उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि मृदा के बारे में अगर आपको कोई परिभाषा पूछी जाए 1 नंबर की कि मृदा को परिभाषित कीजिए, तो इसकी अलग अलग जो सॉइल साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, कई विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है। और विटनी के अनुसार अगर अपन देखें, विटनी के अनुसार अगर हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर मृदा पोषक तत्वों की धानी है। मृदा पोषक तत्वों की धानी है, अर्थात मृदा के अंदर जो है वो पोषक तत्व पाए जाते हैं और यही पोषक तत्व जो है वो पादपों के द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है, यानी इन पादपों के द्वारा इन पोषक तत्वों का उद्ग्रहण किया जाता है, अपटेक, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अपटेक फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट, ठीक है। तो जो भी मृदा के पोषक तत्व हैं उस पोषक तत्वों का पोषण प्राप्त करने के लिए पादप जो हैं वो मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। और ये पोषक तत्व जो है मृदा के भीतर जो है जल में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जो पौधों की प्राप्य अवस्था में इनको प्राप्त होते हैं, प्राप्य अवस्था में पाए जाते हैं और उसी अवस्था में पौधे इनको ग्रहण कर सकते हैं। इन पौधों के द्वारा उन पोषक तत्वों को उचित मात्रा में ग्रहण किया जाता है और जब ये पौधे इन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो उन्हें पोषण प्राप्त होता है और इसी पोषण के द्वारा पौधा जो है अपनी सहज और स्वाभाविक वृद्धि और विकास करता है और पौधा अंततः जब कायिक प्रावस्था में वो वृद्धि करता जाता है और जब जननिक प्रावस्था आ जाती है तब उसके अंदर क्या होती है, फ्रूटिंग होती है। और जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं जितने भी पुष्प धारण करने वाले जो पौधे हैं या पुष्पी पादप हैं, उन पादपों के अंदर क्या होता है कि फल का निर्माण होता है और फल के भीतर बीज का निर्माण होता है और इन बीजों को हम जो है खाद्यान्न के रूप में प्राप्त करते हैं। फलों के अंदर भी बीज पाए जाते हैं, सब्जियों में भी बीज पाए जाते हैं। तो ये जितने भी बीज हैं वो परिपक्व बीजांड के द्वारा बनते हैं। तो जब बीजांड परिपक्व हो जाता है उसके बाद हम इन्हीं बीजों को इकट्ठा करते हैं और इन्हीं को हम उपज के रूप में प्राप्त करते हैं। जब तक हमारे पास में उपजाऊ मृदा नहीं होगी तो उसमें पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में या उचित मात्रा में मौजूद नहीं होंगे। तो मृदा, जैसा कि विटनी के अनुसार बताया गया है परिभाषा में कि मृदा पोषक तत्वों की धानी है, यानी कि पोषक तत्वों को धारण करने वाली। इसके साथ साथ पौधों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी आवश्यकता है, उसको पानी कहाँ से मिलता है, मृदा से मिलता है। उसे पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं। इसके अलावा वातावरण से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन जो है वो निर्मित करते हैं पत्तियों के अंदर। ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। तो हम उन्हीं फसलों को बोते हैं जो हरे पौधे हैं, है ना। हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए वो जड़ों का सहारा लेते हैं। जड़ों के द्वारा ही ये पोषक तत्व जो है वो उन पौधों की पत्तियों तक
पहुंच जाते हैं और वहां पर भोजन निर्मित होता है। तो अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंदर बदलने का काम जो है पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत होता है। अब हम बात करते हैं कि मृदा जो है जिसे हम सॉइल कहते हैं, ठीक है ना, सॉइल, तो ये पोषक तत्वों को अपने अंदर समाहित रखती है। तो जो मृदा जितने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकता में पोषक तत्वों को धारण करके रखती है उतनी ही उसकी उर्वरता क्या होती है, अधिक होती है। वो मृदा जो है फर्टिलिटी के हिसाब से यानी कि उर्वरता के हिसाब से वो अधिक उपजाऊ होती है। और जिन मृदाओं में पोषक तत्व की मात्रा कम पाई जाती है, पोषक तत्व की जो मात्रा है वो कम होती है या न के बराबर होती है, तो ऐसे मृदा जो है वो बंजर भूमि के अंदर पाई जाती है या उनकी उर्वरा शक्ति जो है वो कम होती है। ऊसर लैंड भी हम उसको कह सकते हैं। पड़त भूमि जहाँ होती है वहाँ पर ये मृदाओं के अंदर क्या है, काफ़ी लंबे समय तक उनमें खेती नहीं की जाती, तो बड़े बड़े वो भूमि की उर्वरता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समय पर वहाँ पर मृदा का उल्टेशन नहीं हो पाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की कड़ी में मृदा उत्पादकता के बारे में। तो जो मृदा है उस मृदा की उत्पादकता से तात्पर्य है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट जो है, जो प्रदान करने की क्षमता है, जो उपज जिसे अपन कहते हैं, उपज कह दो या पैदावार, ठीक है ना, या हम इसका अन्य रूप में अपन कह सकते हैं कि हमको कितना रुपया या कितना मुनाफा होता है। अगर एक इकाई क्षेत्रफल की हम बात करें तो इकाई क्षेत्रफल के अंदर उत्पन्न होने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें कितना मुनाफा देता है या कितनी उपज देता है या कितनी पैदावार देता है, तो वह उस मृदा की उत्पादकता कहलाती है। प्रति हेक्टेयर उपज या पैदावार प्रदान करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू प्रोवाइड यील्ड पर हेक्टेयर, यानी जो भूमि हमारे पास में कृषि योग्य मौजूद है उस कृषि योग्य भूमि की अगर हम बात करें तो उस भूमि के द्वारा प्रति हेक्टेयर भूमि से जितनी पैदावार हमको हुई है, जितनी उपज हमें प्राप्त हुई है, और ये प्रदान करने की उस भूमि की जो क्षमता है, उस भूमि की जो कैपेसिटी है, उस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, मृदा उत्पादकता कहते हैं। और जिस भूमि की मृदा उत्पादकता जो है वो अधिक होती है, वो भूमि जो है कृषि योग्य और उपजाऊपन के हिसाब से वो अधिक उपजाऊ होती है, और जिससे हमें उपज प्राप्त होती है और कम उपज प्राप्त होती है या पैदावार कम प्राप्त होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो भूमि की उत्पादकता कम हो सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जो मृदा है वो उत्पादक हो सकती है, लेकिन उपजाऊ है ये जरूरी है नहीं हो सकता है, या उपजाऊ है और उत्पादक नहीं है। तो किसी जगह पर अगर हम खेती करते हैं और हमारे पास में उस खेत के अंदर हमने फसल को बोया, लेकिन वो भूमि उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के बाद में हम जब उस पर फसल बोने के बाद में जब हम उपज प्राप्त करते हैं तो हमें उपज जो है वो कम प्राप्त होती है ना। तो जब हमें उपज कम प्राप्त होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर मृदा और उत्पादकता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो भूमि का सबसे पहले उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। उपजाऊ होने का मतलब है कि उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो पर्याप्त होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी उतना ही वो क्या होगी, उपजाऊ होगी। लेकिन जब हम वैज्ञानिक तरीकों से जब हम खेती करते हैं तो हम हमारी उपज और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। भूमि की उपजाऊपन को देखें या उसकी उत्पादकता को देखें तो भूमि उत्पादक हो सकती है, लेकिन उपजाऊ है या नहीं है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर डिपेंड करता है। हम हमारी भूमि को उपजाऊ नहीं है तो हम उसको उपजाऊ बना सकते हैं।
हम पोषक तत्वों को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पोषक तत्वों की हम भरपाई कर सकते हैं, आपूर्ति कर सकते हैं, और इसके द्वारा उस भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा करके हम पैदावार और उपज को भी बढ़ा सकते हैं। और इस पैदावार उपज को बढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देखें तो मृदा उत्पादकता जो है किसी मृदा द्वारा प्रति हेक्टेयर उपज या पैदावार प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता कहते हैं। तो ये हम परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि किसी मृदा के द्वारा प्रति हेक्टेयर उपज या पैदावार प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता कहलाती है। अब बात अगले चरण में हम करते हैं कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मृदा की उत्पादकता जो है किन कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकती है, यानी कि किस प्रकार से उसको बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से उसको घटाया जा सकता है। तो बढ़ाने और घटाने के कारण ये जो कारक हैं वो क्या करते हैं? उस उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि मृदा उर्वरता की बात आती है, जिसे हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर किसी भूमि की मृदा उर्वरता से तात्पर्य है कि उस भूमि के अंदर पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा उसके अंदर होनी चाहिए, पोषक तत्व प्राप्य रूप में होने चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए, उपयुक्त संतुलन में होने चाहिए, प्राप्य रूप में होने चाहिए, यानी कि जिस अवस्था के अंदर पादप जो है वो जड़ों के द्वारा उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना, उस रूप में ही वो पदार्थ उसके अंदर होने चाहिए। क्योंकि जैसे हम मृदा की बात करें तो मृदा में मान लो कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में जैसे ही घुलता है तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में बदल जाता है। तो उसी तरह से आयनित अनायनित रूप में या यौगिकों के रूप में, ठीक है ना, और मूलकों के रूप में, ऐसे अवस्था के अंदर जब पदार्थ पाया जाता है जो भूमि के अंदर जो पदार्थ है, जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्य रूप में होना चाहिए, यानी कि जिसमें वो आसानी से पौधे उसको ग्रहण कर सके, उद्ग्रहण अपटेक कर सके, उस अवस्था में अगर होते हैं तो उनको आसानी से ग्रहण करते हैं। तो ऐसी भूमि जिसके अंदर प्राप्य रूप में पोषक तत्व पाए जाते हैं, उपयुक्त संतुलन में पाए जाते हैं और पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जितनी उस भूमि के अंदर उसके उपजाऊपन के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अंदर ये मौजूद होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये भूमि जो है वो उर्वरता की दृष्टि से क्या है? अच्छी है। और एक जो हेल्दी सॉइल कह सकते हैं अपन, हेल्दी सॉइल के अंदर ये सारे गुण होंगे कि उस मृदा के अंदर जो है जल को धारण करने की जो क्षमता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करके रखने की क्षमता है, पोषक तत्वों का उन पोषक तत्वों को जितना मात्रा में वो अधिक रख सकती हैं, और उस मृदा में जो पादपों के या जो मृत जीवों के जो अपघटन के द्वारा जो पोषक तत्व मुक्त होते हैं वो मृदा के अंदर पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मृदा उर्वरता जो है वो उपजाऊ होती है, ठीक है ना, उपजाऊपन के गुण को दर्शाती है। और उपजाऊपन का गुण किस वजह से है? कि उसमें मौजूद पोषक तत्व जो है, उसके अंदर मौजूद नमी की मात्रा, उसमें मौजूद जो भी संगठक मृदा के हैं वो सारे संतुलित मात्रा में हो, तब हम उसको मृदा को
उर्वर कह सकते हैं, और मृदा उर्वर होने के इस गुण को हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है मृदा की भौतिक दशा। तो मृदा की जो भौतिक दशा है कि दिखने में मृदा कैसी है, शुष्क है, आर्द्र है, उपाद्र है। मृदा के अंदर जो है उसकी जो जल धारण क्षमता है, जल धारण क्षमता, ठीक है ना, मृदा में मृदा की संरचना उसका कणाकार, ठीक है ना, नमी की मात्रा, ठीक है। तो आदि जो गुण हैं मृदा की जो भौतिक दशा को प्रभावित करते हैं कि मृदा की जो संरचना है, मृदा का जो गठन है, ठीक है ना, मृदा का गठन है, मृदा की संरचना है, ठीक है ना, और कणाकार है, नमी की मात्रा है, ठीक है ना, और उसमें वायु संचार जो है, ठीक है ना, ये सारी बातें किसी मृदा की भौतिक दशा को जो है वो निरूपित करती है। और इन गुणों को देखें तो ये गुण जो है उस मृदा की भौतिक दशा को क्या करते हैं, सुधारते हैं। अगर ये सारे गुण जो हैं उपयुक्त मात्रा में उसके अंदर हैं तो मृदा की भौतिक दशा सुधर जाती है। मृदा की भौतिक दशा को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर गोबर की खाद है, हरी खाद है, और ह्यूमस जो है, और उसके अलावा हम वर्मी कंपोस्ट खाद है, कंपोस्ट खाद है, यानी कि जो भी खाद है उसको हम ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर जो है ये कार्बनिक पदार्थ जो मिल जाते हैं तो नमी को लंबे समय तक धारण करने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। पोषक तत्वों का जो विघटन, पोषक तत्वों का जो उद्ग्रहण है वो भी आसानी से होता है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो विच्छेदित होकर के सरल अकार्बनिक तत्वों के अंदर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उनमें सूक्ष्म जीवों की जो उपस्थिति है वो उपस्थिति भी बढ़ जाती है, और जो सूक्ष्म जीव है वो सक्रिय रहते हैं और तापमान बढ़ने पर ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए पर्याप्त नमी की मात्रा भी होनी चाहिए। जड़ों को पर्याप्त रूप से बढ़ने के लिए, उनको श्वसन करने के लिए वायु का संचार भी अच्छा होना चाहिए। और भौतिक दशा के हिसाब से मृदा के अंदर जो भुरभुरापन है, भुरभुरापन ये भी होना चाहिए। तो ये भुरभुरापन जब हम खेत की जुताई करते हैं तो मिट्टी को 2 से 3 बार हम क्या करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, और अधिक गहरी जुताई पर अगर आप करते हो तो मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर ही हम क्या करते हैं, मृदा का हम भौतिक दशा को सुधारने के लिए हम उसके भुरभुरेपन को बनाते हैं, ताकि उसके अंदर मृदा के अंदर वायु का संचार अच्छे से हो सके, और मृदा की जो संरचना है उसका जो गठन है वो सुधर सके, ये सारी बातें, और जल धारण को करने की क्षमता भी बढ़ सके। क्योंकि किसी भी फसल के लिए मृदा की भौतिक दशा का अच्छा होना बहुत जरूरी है और अनिवार्य है। और तीसरी बात जब आती है अपने मृदा की स्थिति, तो मृदा की जो स्थिति है, पोजीशन ऑफ द सॉइल, मृदा शहर के नज़दीक है या दूर दराज के इलाकों में मौजूद है, तो मृदा जो है, इस मृदा की हम बात करें तो यहाँ पर मृदा की स्थिति अगर शहरी क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उनमें नज़दीक में वहाँ पर आपकी लागत कम आएगी, खर्चा कम आएगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो भी शहरी क्षेत्र के अंदर उस वहाँ पर बोई जाने वाली जो फसलें हैं, जो सब्जियां हैं, खाद्यान्न हैं, दलहने हैं, दालें हैं, तिलहनी पादप से जो मिलता है, यानी कि जो फसल उत्पाद है उसको हम आसानी से शहरों में बेच सकते हैं, और बेच करके हम लागत को कम करके मुनाफा अधिक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक तो हम मान लो 200 किलोमीटर दूर से अगर हम सामान को लेकर के मंडी तक आते हैं तो हमें वहाँ पर ज़्यादा किराया वहन करना पड़ेगा, हमारी लागत बढ़ जाएगी। जबकि हम जब नज़दीकी क्षेत्र से आते हैं तो उस समय हमारे किराया भाड़ा कम लगता है, लागत कम लगती है, हर चीज़ के अंदर खर्चा कम हो जाता है, व्यय कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम मृदा की स्थिति को देखें, शहर के नज़दीक या दूर दराज गाँव वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखें तो वहाँ से हमें खर्चा क्या होगा, शहरी क्षेत्र के नज़दीक यानी कि शहर के आसपास की जो भूमि है वो वहाँ की मृदा की स्थिति अच्छी होगी, हमारे लिए मुनाफेदार होगी। और अगले कड़ी में हम देखें तो उत्पाद की मांग,
यानी कि जब उत्पादन होता है तो किसी चीज़ का उत्पादन जो है समान है, लेकिन उसकी मांग क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मान लो जैसे आपके आसपास के क्षेत्र में प्याज है या लहसुन है, तो इस प्याज या लहसुन की खेती होती है तो उत्पादन तो वही समान है, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके पास सीमित है लेकिन लोगों की तादाद ज़्यादा है और लोगों की डिमांड ज़्यादा नहीं, उसका उपयोग बढ़ जाता है। तो हमें वही चीज़ जो है दुगने तुगने दामों में बेचने पर हमें मुनाफा अधिक होगा। तीसरी बात, पांचवी बात अपन बात करते हैं यातायात के साधन की। तो यातायात के साधन भी हमारे पास में होने चाहिए ताकि हम दूर दराज के इलाकों में और नज़दीक के इलाकों से अगर हम किसी चीज़ को लाते हैं तो हमें किराया जो देना पड़ता है उस यातायात के लिए, तो वो चीज़ें आसानी से शहर के नज़दीक वाले क्षेत्रों से आ जाती है, जबकि दूर दराज वाले क्षेत्र जो मुख्य सड़कों से या मुख्य मार्गों से या हाईवे से थोड़ा दूर स्थान पर होते हैं तो हमारी लागत बढ़ जाती है। और नज़दीक होते हैं ऐसे खेत जो सड़क के किनारे होते हैं, वहाँ पर साधन आसानी से मिल जाते हैं, तो इसका भी हमारे मुनाफे के ऊपर इसका असर पड़ता है। ठीक है ना। तो हमारी लागत कम होगी तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा, और अगर लागत ज़्यादा होगी तो हमें मुनाफा कम होगा, क्योंकि किसी भी फसल का समर्थन मूल्य जो वो पहले से निर्धारित किया जाता है, हम उससे ज़्यादा मूल्य पर बेच नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम थोक विक्रेताओं को इन चीज़ों को बेचते हैं तो हमें बाजार मूल्य, समर्थन मूल्य से अधिक या कम पर उनको हम हमारी मर्जी के हिसाब से सौदा कर सकते हैं। और अन्य कारकों की बात करें तो मृदा और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले, यानी कि प्रति हेक्टेयर भूमि में जो आपकी उपज प्राप्त हुई है उस पैदावार को अगर देखें तो अगर कई बार हम क्या करते हैं कि हम खेत की जुताई करने में थोड़ा डिले कर देते हैं, ज़्यादा समय लग जाता है, समय पर हम खेती नहीं करते हैं या खेत पड़ा रह जाता है ना, या भूमि की जो भौतिक दशा है उसको सुधार नहीं पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपने फसल तो बो दी और फसल बोने के बाद में उसके अंदर किसी प्रकार का कीटों का आक्रमण हो गया तो आपकी उत्पादकता घट जाएगी, और या फिर कोई रोग हो गया तो आपकी उत्पादकता घट जाएगी, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, है ना। तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, जैसे टिड्डी दल का आना, है ना, ओलावृष्टि हो जाना, असमय बरसात का हो जाना। तो कई फसलों को इस कारण से अन्य कारकों के अंतर्गत उस मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, और इस कारण से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमें प्रति हेक्टेयर उपज या पैदावार मिलनी चाहिए, वो हमारे आशा के अनुकूल नहीं मिलती है। तो किसान वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा इस बात पर अहम रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपनी उपज को बढ़ाए, यानी कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल जो भी जगह उसके पास में निश्चित जो भूभाग है उस भूभाग पर अगर खेती करता है और उसमें वो लागत को कम से कम करे, है ना, समय और श्रम की जो बचत करे तो लागत कम आएगी। और ऐसे क्षेत्र जो खेत जो हैं, जो सड़क के, मुख्य सड़क के या हाईवे के नज़दीक हैं और जहाँ साधन आसानी से मिल जाते, तो वहाँ पर से माल की लदाई करके कृषि उपज मंडी तक लाने में उनको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि लागत को कम करना है तो ही हमें मुनाफा मिल सकता है।